तो आज होती है UFC 325 की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वंस अगेन ज्यादा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, बहुत ही बेसिक सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है। और एक टाइम पर तो ऐसा लगने लगा था ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही है बल्कि कोई थेरेपी सेशन चला है, जहां पर ये बोला गया है कि फाइटर्स को एक दूसरे की तारीफ करनी है। एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेज पूरा टाइम एक दूसरे की तारीफ ही कर रहे थे। मिड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिएगो लोपेज एलेक्जेंडर को फिर से गाने के लिए बोलता है और एलेक्जेंडर गाने लग पड़ता है और उसके बाद एलेक्जेंडर डिएगो लोपेज को कॉम्प्लीमेंट करता है उसके मुलेट स्टाइल के लिए। ओवरऑल देखें तो डिएगो लोपेज ले लो, राफेल फिजीव ले लो, मारिशियो हफी ले लो, ये सब एलेक्जेंडर को बस ग्लेज कर रहे थे। बट ये चीज पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि एलेक्जेंडर मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स में से एक है। तो ऐसे उसकी तारीफ कर रहे सारे लोग, इसके ऊपर से वो होम कंट्री में फाइट कर रहा है तो हर कोई उसके लिए चेयर कर रहा है, वो मेन इवेंट फाइटर है। पर्सनली मुझे ये सारी चीजें काफी अच्छी लगी, बट मैं देख सकता हूँ कि काफी लोगों को ये सब चीजें थोड़ी सी बोरिंग लगे। इसके ऊपर से एलेक्जेंडर जो उसका सेकंड चैनल है कुकिंग विद वॉल्क, जहां पर वो बस कुकिंग की वीडियोस बनाता है, तो उसका एप्रन पहन के आया हुआ था तो वो भी थोड़ा सा फनी था। वेरस अगर डिएगो लोपेज की बात करें तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली लोपेज को बू किया जाता है, बट फिर लेटर एंड आते आते जैसे ही डिएगो लोपेज अपने हेयर स्टाइल यानी कि मलेट को दिखाता है तो उसको देखकर लोग काफी चेयर करने लग पड़े। डैन ओकर की बात करें तो ब्रो, डैन तो बस खुश था कि वो ऐसे फाइटर के साथ फाइट करने वाला है जिसके साथ वो एक वॉर फाइट कर सकता है। अब राफेल फिजीव के ओपोनेंट मारिशियो हफी को तो हल्की सी चीयर्स मिली हैं, बट मैं यहाँ पर सरप्राइज था कि राफेल फिजीव को बहुत ज्यादा चीयर्स मिली हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हफी ने तो पूरा ट्रेनिंग कैंप वॉल के साथ किया है तो पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी और राफेल फिजीव को बू करेगी, बट ऐसा नहीं होता है। राफेल फिजीव को चीयर्स मिलती हैं। ऑल्सो इसके साथ जिस वे से राफेल फिजीव ने बातें की है ना, डेफिनेटली ये जो सारी चीयर्स वो बनती हैं उसके लिए। राफेल फिजीव को देखे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बेशक उसने ज्यादा नहीं बोला है, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम वन लाइनर्स बोल रहा था और वो परफेक्टली डिलीवर हो रहे थे। वो बात कर रहा था कि उसने सारे मार्वल हीरोज के साथ ट्रेनिंग की है मारिशियो हफी से फाइट करने के लिए, जहां पर उसने स्पाइडरमैन, आयरन मैन के साथ ट्रेनिंग की है। फिर एलेक्जेंडर को लेकर भी वो कहता है, कैंगरू के साथ फाइट करने पर भी वो बात करता है। तो ओवरऑल राफेल फिजीव हमेशा मुझे लगा है कि वो थोड़ा सा फनी होने की ट्राई करता है और यहां पर सच में मजा आया उसको सुनकर। बट एक फाइटर के लिए मुझे थोड़ा सा सैड लगा और वो था मारिशियो हफी, जहां पर से हार्डली एक दो क्वेश्चन पूछे गए और उनमें से भी एक क्वेश्चन एलेक्जेंडर के ऊपर था, वन ऑफ द फाइटिंग नर्ड्स का मेंबर जो कि पॉपुलर है काफी टीम। तो मेरी ओपिनियन में यहां पर हफी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। सबसे फनी तो मुझे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बंदा लगा है, जहां पर जब भी कैमरा इसके ऊपर पैन हो रहा था, पता नहीं क्यों इसे अपनी शर्ट ऊपर करके अपने निप्पल्स को दिखाना है, बार बार बस यही दिखाया जा रहा था और फेस भी बना रहा था इसके साथ। तो ये गाय पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे फनी रहा है और अगर तुम लाइव कमेंट्स को भी देखोगे ना तो हर कोई इसी को देखकर हंस रहा था। अब ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, काफी प्लेन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इसीलिए बस जो मेन चीजें हुई हैं उनको लेकर बात करते हैं। जहां पर फेदरवेट चैंपियन एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से स्टार्ट करें कि होम कंट्री में फाइट करने से उसे एडिशनल प्रेशर नहीं आता है, बल्कि ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी है फैंस को एक प्रॉपर फाइट डिलीवर करने की और ये शो करने की वो एक स्टिल ग्रेट फाइटर है। एलेक्जेंडर यही बात कहता है कि वो जानता है कि डिएगो लोपेज वॉर को लेके आने वाला है। अब हाँ, उसने पहली फाइट को स्टडी किया होगा और वो सेकंड फाइट में ऑब्वियसली एडजस्टमेंट करके आएगा, बट वो स्टिल बिलीव करता है कि डिएगो लोपेज के लिए ये चीज इनफ नहीं रहने वाली है और लोपेज को एक और बार बीट करने के बाद वो ये शो कर देगा कि वो स्टिल डिजर्व करता है चैंपियन बने रहना। डिएगो लोपेज की बात करें तो वो काइंड ऑफ रिफ्यूज कर देता है ट्रैश टॉक करने से, जहां पर वो यही कहता है कि वो क्यों एलेक्जेंडर के साथ ट्रैश टॉक करेगा। एलेक्जेंडर एक बहुत ग्रेट फाइटर है और हर कोई जानता है कि फाइट में वॉर ही होने वाला है। वो पहली फाइट को भी देख सकते हैं, तो उसे यहां पर बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी फाइट बोलती है। एलेक्जेंडर स्टार्टिंग में ये क्लियर कर देता है कि जो भी उसके रूमर्स चले थे कि ये फाइट उसकी लास्ट फाइट होने वाली है और फिर वो रिटायर हो जाएगा, तो ये सारे फॉल्स हैं, बल्कि वो तो यहां पर प्लान करके चला है कि वो बहुत ही कम डैमेज को लेकर फाइट को फिनिश करे और उसके बाद क्विक टर्न अराउंड करके वो एक और फाइट कर ले। अब इसके बाद जब डैन हुकर की बात करें तो जैसे मैंने कहा वो बस खुश था कि वो फाइट कर रहा है, वो वॉर पे जाने वाला है। और यहां पर वैसे तो उसने बीएसडी को लेकर जो बोला था कि उसके जो दोनों कान है वो लाइफ बोट की तरह लगते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बाहर को निकले हुए हैं और काइंड ऑफ बीएसडी थोड़ा सा अगली है। तो यही जब डैन से पूछा जाता है तो डैन इसको इग्नोर कर देता है और डायरेक्टली बोलता है कि फाइट में ब्लड बात होने वाला है और अगर बीएसडी वॉर चाहता है तो फॉर श्योर वो वॉर में उसे लेके जाएगा। अब माइंड यू ये सब डैन हुकर हंस के बोल रहा था। लिटरली डैन हुकर वन ऑफ द काइंड है जो हमेशा बहुत ज्यादा खुश रहता है और काइंड ऑफ लिव करता है इस मोमेंट को जहां पर वो ओपोनेंट के साथ फाइट में वॉर में जाने वाला है। ऑल्सो इसके साथ डैन हुकर से
ये भी पूछा जाता है कि अगर वो बेनवा सांडिनी को बीट कर गया तो क्या वो अपना नेक्स्ट ओपोनेंट पैडी पिम्बलेट चाहता है। तो यहाँ पर डायनोकर कुछ और नहीं बोलता है, बस ये बोलता है कि फक पैडी पिम्बलेट। दोनों के बीच में राइवलरी है, तो अगर डायनोकर मैनेज कर लेता है बीएसटी को बीट करना तो ऑब्वियसली पैडी पिम्बलेट और डायनोकर की नेक्स्ट फाइट हो सकती है। बीएसटी भी यही कहता है कि वो काफी एक्साइटेड है फाइट करने के लिए एंड लेट्स गो फॉर ब्लड बाथ। अब बैम बैम टाइटो इवासा की बात करें तो वो यही कहता है कि उसने मिस किया फाइटिंग को, वो काफी टाइम के बाद कम बैक कर रहा है और वो एक और बार ट्राई करेगा हैवी वेट रन करने की। बेसिकली वो चाहता है कि वो हैवी वेट चैंपियन बने, जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट एक फैट हैवी वेट फाइटर के लिए आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल है हैवी वेट में टॉप में पहुंचना। अब बारी आती है रफाइल फिजीव की और कल होते हैं पब्लिक वर्कआउट्स जहां पर रफाइल फिजीव ने ज्यादा कुछ नहीं किया। तो जब उसी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वो कोई सीक्रेट टेक्निक्स को छुपाना चाहता है जिसकी वजह से उसने पब्लिक वर्कआउट नहीं किया, तो फिजीव यहाँ पर बहुत अच्छा रिप्लाई देता है। वो यहाँ पर कहता है कि कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है, वो बस लेजी है इसलिए उसने वर्कआउट नहीं किया। इसके बाद वापिस अगर टाइटो इवासा की बात करें तो अपने कमबैक को लेकर वो यही बोल रहा होता है कि वो काफी एक्साइटेड है, वो काफी फैट हो गया था तो स्टार्टिंग में उसके लिए काफी मुश्किल हो गया था ट्रेन करने के लिए, बट अब वो ऑल सेट है अपना रिटर्न करने के लिए। अब इसके बाद टाइटो इवासा से शुई के बारे में पूछा जाता है, जहां पर अगर वो टेलीसन टेशेरा को बीट कर देता है तो क्या वो शुई करने वाला है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम सबको पता है कि शुई क्या है, बट अगर किसी को नहीं पता है तो टाइटो इवासा ने इसे बहुत ज्यादा फेमस कर दिया था, जहां पर वो एक रैंडम शू को पकड़ेगा, उसके अंदर बियर डालेगा और पी लेगा। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा ग्रॉस है, बट टाइटो इवासा इसे फिर से करने के लिए रेडी है। जहां पर यही सेम क्वेश्चन जब टेलीसन टेशेरा से पूछा जाता है कि क्या वो जानता भी है कि शुई क्या है, तो टेशेरा यहाँ पर बोलता है कि वो जानता है कि शुई क्या है और फाइट के बाद जब वो टाइटो इवासा को बीट कर देगा तो वो खुद करने वाला है शुई। अब इसके बाद जब बारी आती है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की, तो रिपोर्टर उससे यही पूछ रहा होता है कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने गाना गाया था तो क्या वो यहाँ पर भी गा सकता है, और एकदम से वहां पर डिएगो लोपेस भी ये बोलने लग पड़ता है कि प्लीज सिंग फॉर एवरीवन। तो अलेक्जेंडर यहाँ पर फिर से गाने लग पड़ता है, जो टू बी ऑनेस्ट एक बहुत ही होलसम वाली सेगमेंट लगी मुझे। और अलेक्जेंडर यहाँ पर फेवर को रिटर्न करते हुए सबको बोलता है कि डिएगो लोपेस के हेयर स्टाइल यानी कि मलेट को चेयर करने के लिए, जहां पर फिर डिएगो लोपेस अपने लंबे बालों को दिखाता है उसने जिस वे से मलेट को रखा है और हर कोई चेयर करने लग पड़ता है। अब इसके बाद बारी आती है बेनवा सांडिनी की, जहां पर वो बात कर रहा होता है कि जैसे उसने पहले बोला वो दोनों फाइटर्स लव करते हैं वॉर के लिए, तो ये बैटल होने वाला है, ये ब्लड बाथ होने वाला है। और एकदम यहाँ पर डायनोकर टेक ओवर कर लेता है, जहां पर ब्लड बाथ को सुनकर एक्साइटमेंट में डायनोकर स्क्रीम करने लग पड़ता है कि उसे गुड टाइम के बारे में मत बताओ, यानी कि गुड टाइम उसके लिए ब्लड बाथ है, तो वो तो इसके लिए रेडी है। इसके बाद अलेक्जेंडर की थोड़ी सी और मैं बात करूंगा, जहां पर अलेक्जेंडर से पूछा जाता है कि अभी तक हमने देखा है हेयर वॉल को, हमने बॉल्ड वॉल को भी देखा है यानी कि गंजे वॉल को भी देखा है, इसके बाद हमने फुटी वॉल को देखा है, फिर हमने ओल्ड मैन वॉल को देखा है, बट अब क्या हम न्यू ईरा में जहां पर हम बुलडोज वॉल को देखने वाले हैं, यानी कि वो अपने ओपोनेंट्स को बुलडोज करेगा। तो इसको लेकर अलेक्जेंडर फनी वे में कहता है कि उसे रियली अपने फार्म के लिए एक बुलडोजर चाहिए, तो मे बी वो फाइट में अपने ओपोनेंट को बुलडोज करके फाइट बोनस ले और फिर वो ये बुलडोजर को बाय कर सके। अब इसके बाद फिर से बात करते हैं रफाइल फिजीव की, जहां पर रफाइल फिजीव इसी बात को पॉइंट आउट करता है कि हर कोई ये बोल रहा है कि मारिशो हफी ने अब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ ट्रेनिंग की है तो वो ज्यादा बेटर होके आने वाला है। इसका रिप्लाई रफाइल फिजीव देता है कि वैसे तो फिर काफी टाइम पहले उसने भी बहुत बार अलेक्जेंडर के साथ ट्रेनिंग की है। इसके बाद फिजीव ये कहता है कि उसने बैटमैन और स्पाइडरमैन के साथ ट्रेन किया है और बेसिकली हर एक मार्वल सुपर हीरो के साथ ट्रेन किया है। बैटमैन डीसी में आता है बट एनीवेज हु केयर्स। हफी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए रफाइल फिजीव बोलता है कि उसने वर्कआउट्स में उसे देखा कि वो स्पिनिंग किक्स को थ्रो कर रहा है और इतने एफर्टलेसली मूव कर रहा है, किक्स को थ्रो कर रहा है, तो काफी अच्छा दिखा है मारिशो हफी। बट उसके बाद रफाइल फिजीव ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बेस्ट लाइन को बोला है कि वो संडे फाइट को केज के अंदर वैसे स्टेप करने वाला है जैसे अलेक्जेंडर स्टेप करता है किचन के अंदर, और वो मारिशो हफी को कुक करने वाला है। आजकल वैसे भी दो ही वर्ड्स फेमस हो रहे हैं, एक तो ऑरा है और एक कुक करना है। 6-7 भी मैं बोलने लगा था बट बहुत क्रिंज हो गया वो, तो यही दोनों वर्ड्स फेमस हो रहे हैं और यहाँ पर रफाइल फिजीव ने इसे बहुत अच्छे वे से लैंड किया। अब इसके बाद काइंड ऑफ रफाइल से कैंगरू फाइट के बारे में पूछा जाता है कि क्या वो एक कैंगरू के साथ फाइट करेगा, तो यहाँ पर बेसिकली रफाइल बोलता है कि कैंगरू के फीट में बहुत बड़े लंबे नेल्स होते हैं और वो जिस वे से फिर किक भी करता है, अपनी टेल में खड़ा होता है, तो वो बहुत ज्यादा स्केरी है, इसलिए वो कभी भी कैंगरू के साथ फाइट नहीं करेगा। अब इसके बाद एंड आते आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनली मारिशो हफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट यहाँ पर भी उससे अलेक्जेंडर के बारे में पूछा जाता है। और पहले जैसे मैंने कहा था बेसिकली पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलेक्जेंडर को ग्लेज करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हफी से पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर के साथ उसकी ट्रेनिंग कैसे रही और कौन बेटर रहा ट्रेनिंग में, जो कि बहुत ही बेकार क्वेश्चन था, बट यहाँ पर
हफी ने इसका बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, जहां पर वो कंप्लीटली ही क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए ये बोलता है कि अलेक्जेंडर एक ग्रेट फाइटर है, अपने ये वाले पूरे ट्रेनिंग कैंप अलेक्जेंडर के साथ ही गुजारा है और अब वो ऐसा फील करता है कि ऑस्ट्रेलिया उसका सेकंड होम है। एक और क्वेश्चन मारिशियो हफी से पूछा जाता है कि वो कैसे फाइट करने वाला है फिजीव के साथ, तो हफी यहाँ पर कहता है रफाइल फिजीव एक ग्रेट फाइटर है, बट उसके करियर में 13 विंस हैं और 12 विंस आई हैं नॉकआउट के साथ, तो एक्सपेक्ट करके चलो कि वो वैसे ही फाइट करने वाला है। एकदम से यहाँ पर रफाइल फिजीव थोड़ा सा और फनी बनता है, जहां पर वो ये कहता है कि प्लीज पहले राउंड में 50 स्पिनिंग किक्स को थ्रो मत कर देना। अब बिल्कुल एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइप करते हुए यहाँ पर अलेक्जेंडर ये बोलता है कि अभी पूरे यूएफसी में जो सबसे एंटरटेनिंग फाइटर्स हैं वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हैं, तो एक्सपेक्ट करके चलो कि जो फाइट्स हैं वो बहुत अमेजिंग जाएंगी। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फेस ऑफ जो होते हैं वो नॉर्मल जाते हैं, तो ओवरऑल मेरी ओपिनियन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिक थी काफी, बट काइंड ऑफ तुम पूरी थीम को देख सकते थे कि ये अलेक्जेंडर के ऊपर ही डेडिकेटेड है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इस कार्ड की प्रिडिक्शन वीडियो रहेगी।